वर्ल्ड वॉर क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही हमने देखा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट कुछ पड़ाव है कि 1945 के अंदर जो हमारे मित्र राष्ट्र थे और दूरी राष्ट्रों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 की एंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो मित्र राष्ट्र ने अलायंस फोर्सेस की तरफ से अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे, जबकि दूसरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी, जो कि एक्सेस पावर के रूप में सामने आए थे। लगभग सभी पावरफुल कंट्री इसके अंदर शामिल थे। तो युद्ध जो था यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला हुआ था, जिसमें आपके पूर्व एशियाई, बर्मा, चाइना, म्यांमार और इंडिया के कुछ हिस्से भी इसके अंदर शामिल थे। तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई और अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए, तो जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और परमाणु बम गिराने में अमेरिका के फैसले की बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिन लोगों ने कहा कि नहीं, अमेरिका ने ये गलत काम किया है। तो अमेरिका इस बात को जानता था जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, कि वो सरेंडर करने वाला है, ऐसे में बम गिराना उसके लिए जरूरी नहीं था। लेकिन कुछ आलोचकों का ये मानना भी है कि अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे एक लक्ष्य था कि सोवियत संघ और एशिया की अन्य जगहों पर अपने खुद की मिलिट्री और पॉलिटिकल लाभ उठाने से वो रोकना चाहता था, कि किसी प्रकार से सोवियत संघ जो है ये जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, और अमेरिका की जो सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी ही समाप्त करना और अमेरिका और उसके जितने भी नेशन साथ में आए हैं उन लोगों की जनहानि को रोकना, परमाणु बम गिराना जरूरी था। तो विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम जो था बहुत ही गलत हुआ। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मंच पर हमने देखा 2 महापावर का एक साथ रेस होती हुई, जिसमें जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप और शेष वर्ल्ड अभी इसकी मार को झेल रहा था। अमेरिका और रशिया विश्व की 2 बड़ी पावर के रूप में बहुत ही पावरफुल कंट्रीज थी। तो अमेरिका और रशिया जो महापावर बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले पर एक दूसरे के सामने खड़े होकर के शीत युद्ध का कारण बने। शीत युद्ध के शुरू होने के पीछे ये भी समझ में काम आ रही है कि परमाणु बम होने से जो भी मार ध्वंस या जो भी कंट्री को झेलनी पड़ती है, सीधा साधा असरदार तर्क ये था कि दोनों महापावर के पास इतनी पावर थी कि वह परमाणु हथियार हो या वे एक दूसरे की असहनीय क्षति पहुंचा सके। ऐसे में दोनों कंट्री ने युद्ध न होना या युद्ध को कम करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो उसको उठाने की कोशिश करी। अब परमाणु युद्ध किसी भी सूरत में दोनों पक्ष इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, उनमें विजेता कौन बनेगा यह तय करना भी पॉसिबल अब नहीं था। अब शीत युद्ध का या फिर कोल्ड वॉर की मुख्य विशेषता अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 महापावर इनके बीच में आपस में गुट थे, आपस में प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे, और दोनों ही देशों की अपेक्षा की गई थी कि वे जिम्मेदार भरा व्यवहार करेंगे और कोई विशेष अर्थ में तर्कसंगत या समझदारी से बर्ताव करना होगा नहीं। तो 2 महापावर जिनके बीच में पारस्परिक अवरोध था या शीत युद्ध लड़ने के कारण था, तो इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब ये था कि संयम से काम लेना और थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचना। सेकंड नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है द इमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक, कि 2 पावर को किस प्रकार से 2 ध्रुवीय विश्व का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कि 2 महाशक्तियां जो विश्व के अलग अलग हिस्से के अंदर बटी हुई थी, इन्होंने अपना प्रभाव, अपना दायरा बढ़ाने की तुल्य हुई थी कि हम किस प्रकार से अपने इफेक्ट को आगे बढ़ा सके। तो दुनिया के 2 देशों के बीच में बहुत ही स्पष्ट रूप से बटी हुई थी कि वर्ल्ड 2 पार्ट के अंदर बटा हुआ था। एक था आपका यूएसए, सेकंड था आपका यूएसएसआर। और अपनी अपनी सुरक्षा के लिए ये 2 महापावर जितनी भी कंट्रीज थी इन्हें अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रही थी, और वो उनसे वादा करती थी कि वो उनको हथियार देंगी और साथ ही उनको इको हेल्प भी दी जाएगी, जिससे कि जो उनकी नेबर कंट्री है वो उनके ऊपर अटैक नहीं करे। इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड 2 खेमों या 2 पार्ट के अंदर बढ़ चुका था।
ये जो डिवीज़न था पहले यूरोप में हुआ, फिर पश्चिम यूरोप में हुआ, और अधिकतर जैसे कंट्री थी जिन लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट लिया था वे लोग पूर्वी यूरोप के खेमे के अंदर पहुंच चुके थे और उनके साथ उन्होंने कोलिशन भी कर रखा था। इस प्रकार अप्रैल 1949 में अटलांटिका में एक ट्रीटी हुई जिसे हमें नाटो ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसमें 12 कंट्रीज जो थे शामिल हुए थे, जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और इनमें से किसी भी एक पर अगर हमला होता तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सभी कंट्री ये मानते कि नाटो के ऊपर हमला हुआ है। इस प्रकार एक वार्सा संधि के नाम से हुआ। ये संधि जो थी, ये ट्रीटी जो थी, ये रशिया के द्वारा की गई। इसको स्टेबलाइज 1955 में किया गया था। नाटो और ये वार्सा और नाटो के होने के पश्चात सेंट्रो, सीटो ऐसी और भी संधियां वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक, इन लोगों ने भी मिलकर के अलग एक सेंट्रो नामक ट्रीटी की। अब कहते हैं कि कोल्ड वॉर के कारण वर्ल्ड के सामने वर्ल्ड दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस की जुगुर से जब फ्री हुआ तो ऐसे बहुत सारे नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री थे जो आज़ादी पाने के लिए पाने के साथ उन्हें ये लग रहा था कि जैसे ही हम आज़ादी पाएंगे हम अपनी आज़ादी को फिर खो देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों में से किसी एक के पास जाना पड़ेगा। तो 1950 के दशक के अंदर नॉर्थ सोवियत संघ से अनबन हो गई और 1969 में इन दोनों के एक लैंड पार्ट के ऊपर आधिपत्य कर लिया। इस दौर को उन्होंने इम्पोर्टेंट घटना कहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का डेवलपमेंट है। इसी आंदोलन से नए नए जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री थे इन्हें दो ध्रुवीय गुटबाजी से अलग रहने का एक मौका मिल चुका था।